हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान सिर्फ आपके ही दिन को नहीं, बहुत से लोगों के दिन को खूबसूरत बना देती है। सुप्रभात, मैं दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। संविधान पर राज्यसभा में आज से शुरू होगी चर्चा। भारत के संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होनी है 2 दिवसीय विशेष चर्चा। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेंगी भाग। पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके। राष्ट्रपति भवन में आज होगा औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। कहा, प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस हमारे कार्य का मूल है, जिसके माध्यम से हम विकसित भारत के विजन को कर सकते हैं प्राप्त। शिक्षा परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली तंत्र है, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में महाराज श्रीमंत जीवाजीराव सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण के बाद छात्रों और संकाय सदस्यों को किया संबोधित। ग्वालियर में ही देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का किया उद्घाटन। हिंदी भारत की आत्मा और पहचान है, इटावा में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कहा, भारत में भाषाई विविधता है एकता का प्रतीक। इटावा में हिंदी सेवा निधि के 32वें वार्षिक अधिवेशन और हिंदी सेवा सम्मान समारोह को कर रहे थे संबोधित। और सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। आज संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे सप्ताह का पहला दिन है। आज संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में क्या कुछ विशेष है, जानते हैं। और सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं संस्कृति मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई का विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा। कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई का विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बैच पर चर्चा और मतदान किए जाएंगे। आज विधायी कार्य के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्ताव करेंगी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों की पेमेंट और एप्रोप्रिएशन को प्राधिकृत करने वाले विधेयक विनियोग संख्याक 3 विधेयक 2024 विचार और पारित के लिए किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगी। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। सर्वप्रथम राज्यसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि संदेश से होगी।
राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्री गोपाल व्यास के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पत्र रखे जाएंगे। आज जिन मंत्रालयों से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे उनमें शामिल हैं नागर विमानन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 की धारा 19 क के खंड 2 के अधीन मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए संघ सरकार वाणिज्यिक 2024 का संख्याक 12 के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। विभाग संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। विभाग संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई के विवरणों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। विभाग संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों पर की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। विभाग संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सभा पटल पर रखी जाएगी। भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर सदन में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राज्यों से कहा कि वे ऐसा वातावरण बनाएं जहां स्टार्टअप्स आसानी से बढ़ सकें। साथ ही सरकारी नियमों को सरल बनाएं जो आम नागरिकों के लिए अक्सर कठिन होते हैं। उन्होंने ये बात मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया है कि बेहतर प्रशासन के लिए बुनियादी ढांचे को कैसे बढ़ावा दिया जाए और टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे उठाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस हमारे काम के मूल में है, जिसके माध्यम से हम विकसित भारत के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपील किया कि राज्यों को जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शासन मॉडल में सुधार करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा बार शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दिल्ली पर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के बाद राष्ट्रपति दिसानायके की ये पहली भारत यात्रा है। आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में श्रीलंका के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया। बता दें कि आज उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच बैठक के बाद हैदराबाद हाउस में समझौतों का आदान प्रदान होगा और दोनों नेता संयुक्त प्रेस वक्तव्य देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंकाई नेता के साथ व्यापक वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा व्यापार, निवेश, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्यापक बातचीत होगी। राष्ट्रपति दिसानायके भारत और श्रीलंका के बीच निवेश और वाणिज्यिक संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक कारोबारी कार्यक्रम में भी भागीदारी करेंगे। वे बिहार में बोधगया भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को ग्वालियर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की।
इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने ग्वालियर में जियो साइंस म्यूजियम का लोकार्पण किया और ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह भी मौजूद रहे। छात्रों एवं संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली तंत्र है। उन्होंने कहा कि जीवाजी राव ने आज़ादी के बाद जनता की सेवा, शिक्षा के लिए अविस्मरणीय काम किया। उनकी मूर्ति के अनावरण पर आज का दिन मेरे लिए भावुक दिन है। उन्होंने कहा, महाराज जीवाजी राव जानते थे कि शिक्षा समानता लाती है, शिक्षा जागरूकता लाती है, शिक्षा से ही लोकतंत्र और संविधान है। Late Maharaja was a rare confluence of extraordinary energy and unwavering commitment. He embodied the true spirit of service to the public at large and nation building. Look at the journey he had post-independence. No time was lost in nurturing the spirit of nationalism. No time was lost in blossoming it. If I go deep into his rule, it embodied the confluence of foresight, courage, compassion, ushering in unprecedented public welfare and social progress, primarily focusing on education. I fully subscribe to the view of Honorable Minister Jyotiradittya Scindia. Education is the most impactful mechanism of transformation. Education brings about equality and cuts into inequities. Education alone can be put as a fragrance and nectar of democracy. Education makes us aware of human existence, human dignity, and our belief in prosperity of the planet. And when someone focuses on this, हमारे मन में एक ही विचार आता है, आदर भाव का, सम्मान का। ऐसी शख्सियत हमारे लिए प्रातः पूजनीय, सदैव आदरणीय है। उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि महाराजा श्रीमंत जीवाजीराव सिंधिया के शिक्षा के दृष्टिकोण को जारी रखना चाहिए। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय और कॉरपोरेट को शिक्षा में निवेश करना चाहिए और संस्थानों को पोषित करने के लिए CSR फंड को एकत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में निवेश भविष्य के लिए एक निवेश है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा शिक्षा का कोई व्यवसायीकरण ना हो। शिक्षा एक सेवा है और इसे इसी तरह माना जाना चाहिए। मैं यहाँ से आग्रह करूंगा कि महाराजा श्रीमंत जीवाजीराव सिंधिया जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया था शिक्षा में रुचि दिखाने का, आज का उद्योग, आज का व्यापार, उनकी संस्थाएं, they must invest in education. I appeal to industry, trade, business and corporates and their associations to take a policy decision to pool their CSR funds, to bring about institutions and nurture them, because investment in education is investment for the present, for the future, and assures our growth to be transformed from incremental to vertical. समय की मांग है हर व्यक्ति को आज के दिन क्वालिटी एजुकेशन मिले, और मैं मानकर चल रहा हूं ये देश में गति से हो रहा है, पर एक चिंता का विषय है, चिंतन के लिए है, मंथन के लिए है। Let us ensure there is no commercialization of education. Education is service. इसको सर्विस की भावना से हमें लेना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि डिजिटल क्रांति के युग में भाषांतर रूपांतरण से पूरी दुनिया में हिंदी भाषा का महत्व बढ़ा है। भारतीय धर्म, आध्यात्म व संस्कृति के प्रसार में हिंदी अहम भूमिका निभा रही है। बहुभाषी और विविध संस्कृति वाले भारत को हिंदी जोड़ती है।
उत्तर प्रदेश के इटावा में हिंदी सेवा निधि के 32वें वार्षिक अधिवेशन एवं हिंदी सेवा सम्मान समारोह कार्यक्रम करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हिंदी विविधता में एकता की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए हिंदी भाषा पर सभी को अभिमान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब उच्चतम न्यायालय में एक ही भाषा में फैसले सामने आते थे। आज अधिकतर भारतीय भाषाओं में न सिर्फ उच्चतम न्यायालय के फैसले बल्कि संसद में भी 22 भारतीय भाषाओं में पत्राचार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी भाषा में बात करके प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी का सम्मान बढ़ाया है। हिंदी भाषा भारत की आत्मा है, भारत की पहचान। इस तरीके के आयोजन हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देंगे कि हमें भारतीय भाषाओं पर गर्व करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया के हम कई देशों में जाते हैं, जब हमारी द्विपक्षीय वार्ता होती है, उस द्विपक्षीय वार्ता के अंदर भी हमने अधिकतम देशों को देखा है कि वो अपनी भाषा के अंदर बात, उनको अंग्रेजी आती है, अन्य भाषाएं भी आती है, लेकिन वो अपनी भाषा पर गर्व करते हैं और चर्चा अपनी भाषा में करते हैं। हमें क्यों नहीं गर्व होना चाहिए? और इसीलिए आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री भी हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय भाषा में चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, अपनी बात करते हैं। हम भी जब संसद के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो हमें भी हमारी भाषा पर गर्व है। हम हमारी भाषा पर अपना संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, द्विपक्षीय वार्ता भी अपनी भाषा में करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास सरकार की जिम्मेदारी है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक खेल आयोजन बस्तर ओलंपिक को संबोधित करते हुए कहा कि यदि माओवादी आत्मसमर्पण की अपील नहीं मानते हैं तो सुरक्षा बल उन्हें खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो लोग हाथ में हथियार पकड़े उनको मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में वापस लाना। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को कहा था कि अब जहां जहां सरेंडर हुआ है वह सब राज्य में जाकर एक सबसे अच्छी पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बनाए, जिसको हम पूरे देश भर में रिप्लिका कर सरेंडर हथियारी युवाओं को पुनः प्रस्तापित समाज में करने का एक नया पॉलिसी बनाएंगे। और कुछ ही दिनों में पॉलिसी भी अच्छे तरीके से तैयार होकर सभी राज्यों को हम भेजेंगे और इसके आधार पर भले 10 साल पहले समर्पण किया है, उसके जीवन को संवारने के लिए, इसके परिवार को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए भारत चीन के रिश्तों को लेकर रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के लिए संतुलन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों के लिए संतुलन बनाने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल समस्या यह है कि हम अभी भी तात्कालीन मुद्दों से जूझ रहे हैं और अभी उनका ध्यान तात्कालीन तनाव कम करने पर है। हाल ही में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की गश्त और पीछे हटने को लेकर एक समझौता हुआ, जो 4 वर्ष से जारी गतिरोध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संतुलन स्थापित करना दोनों देशों के हित में है। हालांकि वैचारिक रूप से ऐसा करना कठिन है क्योंकि दोनों ही देश पूर्ण रूप से बदल रहे हैं, इसलिए बहुत जटिल समीकरण है। विश्व बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, विश्व के साथ संबंध बदल रहे हैं और दोनों देशों के संबंध भी बदल रहे हैं।
फिटनेस के मंत्र के साथ सांसदों ने रविवार को दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राज्यसभा चेयरमैन 11 और लोकसभा स्पीकर 11 के नेतृत्व में एक मैत्री मैच खेला। क्रिकेट के मैदान पर दोनों सदनों के सदस्य आमने सामने थे। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर 11 की कप्तानी की, जबकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा चेयरमैन 11 की अगुवाई की। इस मैत्री मैच का उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस मैत्री मैच को टीबी मुक्त भारत जागरूकता क्रिकेट मैच नाम दिया गया। सांसद अनुराग ठाकुर की टीम लोकसभा स्पीकर 11 ने राज्यसभा चेयरमैन 11 को 73 रनों से हराया। अनुराग ठाकुर ने इस मैच में कप्तानी पारी खेली और 111 रन बनाए। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे को सर्वश्रेष्ठ फील्डर, जबकि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार मिला। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी को सुपर कैच का अवार्ड मिला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सभी विजेताओं को पुरस्कार दिए। मैच का उद्घाटन करने पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उम्मीद जताई कि इस मैच के जरिए जनप्रतिनिधियों के अनुभव का लाभ टीबी उन्मूलन के खिलाफ जागरूकता फैलाने में मिल सकेगा। इस संकल्प के साथ कि 2025 तक हमें टीबी मुक्त भारत बनाना, पूरे संकल्प के साथ इस काम में लगेंगे। अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस बात की प्रतिस्पर्धा होगी, जैसे खेल में प्रतिस्पर्धा है। इस खेल कराने का मकसद यही है कि हम जिस तरीके से खेल में प्रतिस्पर्धा होती है, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने खेल के अंदर जीतने की, उसी तरीके की प्रतिस्पर्धा है अपने अपने संसदीय क्षेत्र को टीबी मुक्त रखने का। और ये प्रतिस्पर्धा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, खेल की तरफ प्रतिस्पर्धा है, और इसको लक्ष्य को, संकल्प को पूरा करेंगे। सभी टीम के माननीय सांसदों को, माननीय मंत्रीगणों को, सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। तबला उस्ताद जाकिर हुसैन का रविवार की रात अमेरिका में निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन अमेरिका में रह रहे थे। उन्हें रक्तचाप की समस्या थी। पिछले 2 सप्ताह से वे अस्पताल में भर्ती थे। आज 16 दिसंबर है। यह तारीख भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये वो दिवस है जब 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। 13 दिनों तक चली लड़ाई के बाद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भी जीता था। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिली। इसी पर आधारित इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। At 4 p.m. on the 16th of December 1971, Lieutenant General A.A.K. Niazi signed the instrument of surrender and placed himself and his troops under the command of Lieutenant General J.S. Arora, GOC in C Eastern Command, who also held command of the Bangladesh forces. The IAF carried out attacks on Pakistani operational airfields at Chanderi, Sialkot, Sargoda, Murid, Miawali, Pasrur, Risalpur, Jessore and Dhaka. The Indian Navy achieved complete supremacy of the sea. The enemy's sea lines of communication from West Pakistan to Bangladesh were completely cut off. The more we gained, the greater the lies the Pakistan war machine told.
the Indian Armed Forces brought the dictators to their knees and the Bengalis to freedom. A new nation is born, Bangladesh, for which new chapters of heroism and bravery were written by the Indian Armed Forces. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।